हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होगा और काफी अच्छे से आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो जैसे कि आज 29 जनवरी और 2 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम रहेगा। अगर आप बंगाली से तो बंगाली होगा, हिंदी हो तो हिंदी होगा, उर्दू से तो उर्दू होगा। लेकिन सेकंड लैंग्वेज आप सभी का कॉमन होने वाला है, जो कि है इंग्लिश का पेपर। और इंग्लिश का पेपर से लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्यादातर टेंशन है कि भाई क्या करना है। और उसमें भी सबसे ज्यादा एक जो टॉपिक आता है कि अनसीन पैसेज होता है, उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर ही फेस करते हैं। देन उसके बाद राइटिंग स्किल हो गया, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो जाता है स्टूडेंट्स को। सो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश रिलेटेड कुछ सजेशंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, कुछ ग्रामर के मैंने सजेशन आप लोगों को शेयर किया। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर वहां तो पैसेज रहेगा, हमको वहां से देख करके ही आंसर लिखना। तो बिल्कुल आपको आंसर तो वहां से ढूंढ करके ही लिखना है, बट जो सीन होता है वो चूंकि बुक से ही आता है। सो अगर आपको क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी याद रहेगा तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपको अगर जो क्वेश्चन दिख गया कि भाई यही क्वेश्चन जो आप नोट्स में पढ़ के आए हो या सेशन में आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, वो सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज वहां पे दिखता है, तो आप डायरेक्ट वहां पे आंसर लिख दोगे। आपको उसके लिए वहां पे सीन में जाके पढ़ना नहीं होगा पैसेज को। ये एक बेनिफिट होता है क्वेश्चन आंसर पहले से याद कर लेने का। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे मैंने कैसे किया था, तो मैंने भी अपने टाइम में सेम यही मेथड अपनाया था। मैंने जो सीन होता है यानी कि जो पूरा बुक का हमारे पास क्वेश्चन आंसर बनते हैं प्रोज एंड पोएम का, उसको मैंने ऑटोमेटिकली याद कर लिया था ऑलरेडी, जिससे मेरा काफी टाइम बचा था। वहां पे मुझे सीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको बिना पढ़े ही सॉल्व किया था, प्रोज एंड पोएम दोनों में। जो वक्त लगा था वो हमारा लगा था आपका जाकर के अनसीन में। सो एक्चुअल में अनसीन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे 5-6 स्टेप्स बताऊंगा जो आप अगर फॉलो करते हो, इसको फॉलो करने से आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इसको एक तरीके से चीट कोड भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या वो स्टेप्स और क्या आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो हमारा टॉपिक सिंपल हम समझेंगे, अनसीन पैसेज। अब इससे पहले हम देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अनसीन पैसेज। आपको अपना माइंडसेट रखना है और माइंडसेट काफी एकदम लॉजिकल रखना है। क्यों? देखो ये सबसे पहला चीज, जो भी हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो सिलेबस एक्चुअली आपको दिया गया है पढ़ने के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पे जो एजुकेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक्चुअल में क्वेश्चन सेट करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उनका खुद का कहना है कि भाई हम जो आपको दे रहे हैं, एक्चुअल में जो हम पैसेज आपको दे रहे हैं, उससे हम स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मतलब सिर्फ वहाँ पे रीडिंग का बात नहीं करेंगे, वो पैसेज पढ़ के क्या समझ रहा है एक्चुअल में वो, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग ही उनका आंसर में झलकता है। जो आप आंसर वहाँ पे लिखोगे उसके बेसिस पर ही आपके नंबर वहाँ पर बन रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो बच जाते हैं, उनको पैसेज मिलता है फटाफट फटाफट वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ तो इतने रफ्तार में पढ़ते हैं कि भाई मत बोलो, ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन छूटा जा रहा है उनके लिए। ठीक है, तो ये पहला गलती होता है, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो पहला तो आपको चेक करना चाहते हैं भाई अंडरस्टैंडिंग कितना है। तो इसलिए आपको माइंडसेट एकदम पॉजिटिव बना के चलना है पहले कि हाँ मुझसे आराम से सॉल्व होगा। लॉजिकल आपको अपना माइंडसेट लेके चलना है। क्या लॉजिकल वैसा नहीं कि लॉजिकल आसमान से पैसे की बारिश हो रही है, कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता है। यही चीज है, ये पहला चीज आपको अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए दिया गया है। तो आप अपना माइंडसेट एकदम अच्छे से बना के रहिए कि एकदम आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, उनका फियर होता है माइंड में कि भाई हम कैसे करेंगे, मेरा तो इंग्लिश खराब है, मतलब इंग्लिश हमारा खराब है तो कैसे होगा। तो आप टेंशन मत लो, आपको इंग्लिश खराब है अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस इंग्लिश रीड करना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश रीड करना आता है तो आराम से आप अनसीन पैसेज निकाल दोगे। रीड करना भी नहीं आता है दिन फिर प्रॉब्लम है, बट रीड करना आता है आराम से निकाल दोगे, क्योंकि भाई जो सामने लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना, वो आपको सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए वो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप कितना लिटरेचर जानते हो इंग्लिश में वो चेक करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए काफी इजी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं इंग्लिश में जो मतलब मजाक ही है लगभग, ऐसा कह सकते हैं हम। देखो तो माइंडसेट आप बना लो, सबसे पहला काम। उसके बाद स्टेप 2 हमारा क्या होने वाला है, हमें फाइंड करना है, फाइंड पैसेज थाउट, कि पैसेज का हमारा थाउट क्या है, यानी कि इंटेंट भी कह सकते हैं हम इसको, मीन्स नियत, कि भाई जो पैसेज लिखा गया एक्चुअल वो किस डायरेक्शन में लिखा गया। क्योंकि देखो पैसेज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई एक बहुत बड़ा स्टोरी होगा, उसमें से एक पैराग्राफ बीच में उठा के आपको दिया गया होगा, या फिर कोई आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर से निकाल के आपको दे दिया जाता है, या फिर किसी का बायोग्राफी देखने को मिलता है। यही सब चीजें मिलती और तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें ओवरऑल जो इंटेंट होता है, इंटेंट देखने के दो चीजें हमें दिखाई देती है। एक या तो एडवांटेज के बारे में कुछ बता रहा होगा, या फिर बेनिफिट्स के बारे में वहां पे, जैसे कि आप मान लो ये हो गया स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ठीक है, या फिर जो स्कीम चलाई गई बहुत सारे कन्याश्री से रिलेटेड, तो इसके बारे में अगर आर्टिकल आ जाता है, इसके बारे में तो न्यूज़पेपर में लिखा गया आर्टिकल, वो आपको अगर मिल गया, ये चंद्रयान 3 आ गया, ओके, चंद्रयान 3 के बारे में आर्टिकल हो सकता आ जाए, किताब बहुत सारे न्यूज़पेपर में छपा था, वहां से कोई एक आर्टिकल उठा करके आपको काट के यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, ये होगा। उसमें तो बेनिफिट्स होंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बताया जाएगा क्या है वो, कैसे गया, उसके बेनिफिट सारा होगा।
डिसएडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज में इस तरीके के पॉल्यूशन से रिलेटेड बात हो सकती है, भाई इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये कोरोना वायरस के बारे में आ सकता है, कोरोना वायरस आए तो उससे इतने सारे नुकसान हुआ, इस तरीके से जिंदगी बर्बाद हुई, इस तरीके से सफर करना पड़ा, ऐसा होता है पैसेज में लिखा हो। ओके, तो पहला आपको इंटेंट पता करने के भाई एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज लिखा है। अब सवाल ये आता है कि हम इसको पता कैसे करेंगे। इसको पता करने का काफी सिंपल तरीका है, आपको पढ़ना है रीड लास्ट पैराग्राफ। देखो सिंपल, जो आपको एक आर्टिकल पूरा जो अनसीन पैसेज दिया जा रहा है उसमें 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं मिनिमम, जहां तक मैंने नोटिस किया है 3 पैराग्राफ तो एटलीस्ट उसमें रहेंगे ही रहेंगे। आप चले जाओ सबसे लास्ट पैराग्राफ पे, सबसे पहले आपको रीड करना है एकदम लास्ट पैराग्राफ। सो मैं ये कह रहा था कि आपको सबसे पहले रीड करना लास्ट पैराग्राफ। जैसे ही आप लास्ट पैराग्राफ रीड करोगे तो उसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल ये पैराग्राफ किसके बारे में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसे यूज किया जाता है ये कंक्लूजन लिखने के लिए। आपने जब पैराग्राफ खुद भी लिखा होगा तो आपको टीचर ने ही बताया होगा भाई पैराग्राफ लिखने का तरीका है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी चीज को डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद हम उसका फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम पूरी चीजों को कंक्लूड करते हैं कि भाई एक्चुअल में हम बोलना क्या चाह रहे थे। तो वही सेम मेथड यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होता है आपका जो अनसीन पैसेज आता है उसमें। इससे को इंटेंट पता चलेगा, अच्छा ये इसके बारे में है या इसके बारे में। अगर चंद्रयान 3 के बारे में हो तो लास्ट में वो वर्ड आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, पता चलिए चंद्रयान 3, आपका माइंडसेट यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जाना है गो थ्रू क्वेश्चन, थर्ड स्टेप, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको रीड कर लेने। और ऐसा नहीं कि बस रीड करके निकल लेना, अच्छे से रीड करना है ताकि थोड़ा ठहर ठहर के स्लो, ताकि आपको वो क्वेश्चंस आपके माइंड में रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने दिया था। ओके, सो ऐसा हो सकता है चंद्रयान 3 के बारे में अगर आए तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड, ओके, या बाय विच चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च्ड, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस आप पढ़ लो, पता चल गया आपको ऐसा क्वेश्चन से कब लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो आपका हो गया। अब इसके बाद स्टेप 4 पे हम जाएंगे, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको पैसेज का रीड करना है पूरा, लेकिन स्लोली रीड करना है और अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेज को। आहिस्ता आहिस्ता रीड करोगे आराम से, क्योंकि मान लो अगर आप इंग्लिश कमजोर है, अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो आप स्लो रीड करो तोड़ के ना, तो आप आसानी से समझ जाओगे। बट मान लो कहीं पे हमें वर्ड मीनिंग मान लो नहीं समझ, जैसे कि मान लो ऐसा कि लिखा है कहीं पे ही इज इम्पैकेबल, ओके, ही इज इम्पैकेबल। अब मुझे इम्पैकेबल का मीनिंग नहीं पता, सपोज मुझे इम्पैकेबल का मीनिंग पता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो इम्पैकेबल है। सिंपल सा बात है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे वो इम्पैकेबल है। मतलब जहां पर हमें इंग्लिश वर्ड जो है उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में या उर्दू में, तो हम उसको एज इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके अपना समझेंगे, वो इम्पैकेबल है। बाकी आगे जो लिखा होगा उसको वैसे ही समझेंगे, ठीक है। और इन चीजों को हम क्या करेंगे ना, एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेज हमको लगेगा या कुछ हमें मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा होगा जहाँ पे, उसको अंडरलाइन कर देंगे हम पैसेज को। ओके, हो गया यहाँ पे। चलिए पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे ताकि उसको बाद में मिटाना आसान हो, इसलिए पेंसिल से अंडरलाइन करें ताकि बाद में मिटा भी सके। इसके बाद अब लास्ट आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने, क्योंकि इतना कर लेने के बाद अब आपको सारी चीजें पता चल गई होगी कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे लिखा हुआ है। अब अपने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पढ़ रखा था, ये हो गया। अब ये भी मैं बताना आपको भूल गया एक चीज को, जैसे आपने क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ लिया, अब क्वेश्चन में मान लो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च, अब ऐसा कुछ लिखा है चंद्रयान 3 वाज लॉन्च ऑन, ऐसा कुछ है वर्ड में, चुके तो उसको आपको एक्चुअल में वर्ड में आपको अंडरलाइन करना है। वर्ड बोलने का मतलब मेरा वही था, फिर बहुत सारी जगह में फ्रेज हो सकता है और इसमें वो भी चीजें इंक्लूड होगी जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है। ये चीजें आपको कर लेनी है। इसके बाद आपको फाइनली जाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपने लिखा है और उसको आपको लिख देना है। अब थोड़ा सा देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने काफी देखा है दूसरे टीचर्स के भी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इससे वो काफी ज्यादा हेल्प हो, ठीक है। और ओवरऑल यही पैटर्न हमारा बन रहा होता है WBPSC में। इसके अलावा इंग्लिश जो अनसीन पैसेज है और कुछ नहीं बन रहा होता है, ठीक। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, देखो वर्ड मीनिंग आपसे पूछा जाता है। वर्ड मीनिंग बोलने का मतलब है कि सैनोनिम्स, आपने बोला ना सैनोनिम, सेम मीनिंग वाला वर्ड, आपको 4-5 आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं नीचे में, और बोला जाता है कि इसका सैनोनिम्स आप ऊपर जो पैसेज आपको दिया गया वो ढूंढ के निकालना है आपको। इस टाइप के वर्ड बनेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है समटाइम्स, बट कभी कभी या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या फिर ट्रू और फॉल्स आपको दे दिया जाता है। कई बार ट्रू और फॉल्स के साथ रीजन पूछ लिया जाता है कि भाई अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों। बहुत ही आसान है। ट्रू और फॉल्स में अगर आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट जो बोला गया है, अगर जैसे सपोज लिखा हो चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट, वहां आपको पैसेज में लिखा है, और अगर वही ट्रू फॉल्स में सेम स्टेटमेंट तो ट्रू है, अगर कोई अलग डेट यूज किया गया तो फॉल्स हो गया। रीजन में क्या करेंगे, हम रीजन लिखेंगे, ऐसा हेडिंग देंगे हम रीजन जब आंसर लिख रहे होंगे। उसके बाद हम वहां पे वो सेम स्टेटमेंट सपोर्टिंग स्टेटमेंट उठाएंगे जो हमारे पैसेज में लिखा होता है कि चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड ऑन दैट डे, तो वो डेट हम लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स काफी इजी हो जाता है क्योंकि वो पैसेज के बीच में आपको वर्ड से फाइंड करना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। क्यों?
क्योंकि जब आप एमसीक्यूज में भूल गए, एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स जब अटेम्प्ट कर लेते हो तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करोगे तो आप काफी आसानी से उसका आंसर कर पाओगे। और ये ज्यादा नहीं लिखना होता, आपको 25 वर्ड्स में लिखा होता है। अब इतना कर लेने के बाद आपको चीजें पता है कि कौन सी चीजें कहाँ अनसीन पैसेज में, आप उसको आसानी से ढूंढ लोगे। ओके, एक चीज और बताते हैं हम आपको। अब ये जो वर्ड मीनिंग एक्चुअल में आपको होता है, अब देखो ये एग्जैक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है कि क्या ढूंढ सकते हैं क्या नहीं, कहाँ पर, बट मैं आपको पोजीशन बता सकता हूँ कि एक्चुअल जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है तो मैंने ये गौर किया। अगर मान लो 3 पैसेज है, ज्यादातर आपको 3 पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे, 2 पैराग्राफ काफी रेयर होते हैं। अगर 3 पैराग्राफ है तो अगर वहां पे आपको 4 वर्ड दिया गया है, 4 का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो इतना ध्यान रखना है कि इस 4 में से आपको 2 वर्ड लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलने वाले हैं। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है ये सही ना भी हो, बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो इसको ट्राई कर लेना, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। जितना मैंने एबीटीएम सेट्स देखा ओवरऑल इस पैटर्न में ही उन्होंने क्वेश्चन को अरेंज कर रखा है, तो चांसेस बनते हैं कि आगे जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है वो भी इसी पैटर्न में होगा। तो 4 में से 2 वर्ड आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेंगे, तो आपको लास्ट पैराग्राफ में ही बार बार उस वर्ड से रिलेटेड कुछ ढूंढना है। ओके, इन केस मान लो जो वर्ड नीचे दिया गया है जिसका हमें सिनोनिम्स ढूंढना है, ठीक है, मान लो जैसे मैंने बताया इम्पैकेबल, जो मैंने वर्ड बताया आपको। अब मान लो इस वर्ड का आपको मीनिंग पता नहीं है, इसका ही सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, ये काफी प्रॉब्लम हो गया, इसका ही नहीं पता, तो आप जाओ लास्ट पैराग्राफ में, देखो भाई एक्चुअल में देखो लास्ट दो वर्ड तो लास्ट पैराग्राफ में मिलेंगे। अब बाकी के जो एक एक वर्ड है वो एक वर्ड आपको मिलेगा पहला पैराग्राफ से, बाकी एक वर्ड आपको लास्ट के सेकंड बीच वाला पैराग्राफ से मिलेगा, मिड पैराग्राफ। ओके, एमपी लिखते हो उसको शॉर्ट में, मिड पैराग्राफ। तो मेन फोकस आपको लास्ट के पैराग्राफ में देना, मैक्सिमम वर्ड वहां पर ही होते हैं सिमिलर, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। उसके बाद हो गया इम्पैकेबल, मान लो इसका भी नहीं आता तो भाई आप जाइए वहां पर। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन वाला सिस्टम स्टार्ट करना है। समझे नहीं एलिमिनेशन से क्या करना है? देखिए एलिमिनेशन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मीनिंग्स आपको पता है जिन वर्ड्स का, उसको आप हटा छाड़ दीजिए, ठीक है। आप इम्पैकेबल नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आपको जिस जिस वर्ड का मीनिंग वहां पे पता हो रहा है, पैराग्राफ में पढ़ो पता अच्छी, इसका मुझे पता है, ये पता, तो उनको आप छाड़ दीजिए। वहां पे कुछ 2-3 वर्ड ऐसे होंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, उन्हीं वर्ड में से आपको रिलेट करना है कि भाई इसमें कौन ज्यादा हद तक बैठ रहा है, वो वर्ड से रिलेट करके ही आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे वर्ड इम्पैकेबल, तो वर्ड तोड़ो, एक वर्ड तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एबल नाम का कोई वर्ड आ रहा है। एबल तो हमें पता है कि काबिलियत होता है, किसी काम को करने की सलाहियत को कहते हैं। अब इम्पैकेबल, अब कुछ भी मतलब काम से रिलेटेड ही मिलता जुलता चीज है, मतलब काम की सलाहियत से मिलता जुलता ये चीज है। अगर ऐसा कोई वर्ड हमें वहां पे दिखे काम से मिलता जुलता कोई चीज, तो हम कह सकते हैं कि वो इसका सिनोनिम्स होगा। क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप जो जवाब लिख रहे हो वो मिलता जुलता भी है तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाते हैं, हत्ता कि पूरा ही डिफरेंट ना हो। अगर आपने मिलता जुलता भी लिखा है तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाते हैं, या इन केसेस में हाफ मार्क्स काटा जाता है, ज्यादा नहीं काटा जाता है। इसलिए इंग्लिश में स्कोर करना आपके लिए आसान है। सो उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई यहाँ तक, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ, और इसको अगर आप फॉलो करते हो, एक बार आप एबीटी का सेट्स ले लो, स्टार्टिंग के 2 सेट्स आप इस पैटर्न से फॉलो करके देखो, सॉल्व करके देखो जो मेथड मैंने बताया है क्या उसके द्वारा आपको चीजें मिलती है कि नहीं, ये चीज आपके लिए वहां पे एक्चुअल में सही साबित हो रही है कि नहीं, ठीक है। सो फिलहाल इतना ही जानकारी था आपको शेयर करने के लिए आपके साथ इस वीडियो में अनसीन पैसे से रिगार्डिंग। इसके अलावा बाकी अब आपका काम बनता है कि इन चीजों को आप अप्लाई कीजिए। एक बार 2 सेट्स एटलीस्ट, आप कोई भी 2 सेट्स रैंडम उठाइए एबीटीएस से, उसको सॉल्व कीजिए और देखिए ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। फिलहाल इसी के साथ अब मैं यहाँ से लेना चाहूंगा आप लोगों से अलविदा। बहुत जल्द फिर हम मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ किसी और टॉपिक से रिलेटेड। मैक्सिमम हो सकता है आज 29 को ये वीडियो अपलोड हो रहा है, 30 एंड 31 2 ही दिन बचे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कल के दिन 30 जनवरी को मैं उर्दू ग्रामर के ऊपर एक वीडियो ले आऊँ, और हिंदी ग्रामर अगर पॉसिबल हो तो उसके ऊपर भी कर दिया जाएगा। क्योंकि पहला तो आपका सब्जेक्ट अब हिंदी ही है, तो आपको पहला फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज पर ही हमारा मेन फोकस रहने वाला है। देन फिर हम देखेंगे मैथ्स के बारे में सॉल्व करना था बट वो नहीं हो पाया, तो बीच में जो हमारी छुट्टी रहने वाली है हम उस दौरान मैथ्स को आराम से सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। मैंने ऑलरेडी सजेशन दिया है मैथ्स का, उम्मीद है कि वो आपने एटलीस्ट सॉल्व कर लिया होगा। थ्योरम भी मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था, वो आपने अगर सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, आपका मैथ्स में स्कोर अच्छा आप कर सकते हो अगर उतना भी आप फॉलो करके जाओगे तो, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ से लेता हूँ अलविदा। बहुत जल्द मिलता हूँ अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।